नमस्कार मु आरजे अनिल स्वागत करुच्ची आपको रेडियो चॉकलेट 104 FM धूम मीठा को सो आज मु भुवनेश्वर गोटे बढ़िया माहौल रे बस माहौलटा रोमांटिक हो कारण आम सहित अच्छा द हैंडसम द हार्ट थ्रोब राघव सचार यस म्यूजिक तैयारी करती निजे गाँति एवं गीत लिखती भी केवल एतिक परिचय नुहे 30 शुणी 36 शुणी एंड बर्तमान कथा जना पड़ा जे 41 इंस्ट्रूमेंट बर्तमान से प्ले कर आगू को एमती इंस्ट्रूमेंट लिस्ट ऐड ही चलो प्रथम वेलकम करवा सो राघव जी स्वागत करते हैं आपका रेडियो चॉकलेट में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। उड़ीसा कैसा है? बहुत अच्छा है और मैं अभी उड़िया खाना खा के आया हूँ। उड़िया खाना खा के आए? क्या खाया आपने? मेरे को हमारे घर में एक्चुअली पोखाल भात बनता है। ओके। बहुत अच्छा लगता है हमें, और दालमा चावल। तो मैंने अभी थोड़ा दालमा चावल और थोड़ा झींगा और थोड़ा पॉम्फ्रेट। क्या बात है। आपको एक बात बता दूं, विकीपीडिया में आप हमेशा देखते होंगे सर बॉर्न इन कोलकाता लिखा हुआ है हमेशा, लेकिन आपको एक बात बता दूं उनका कनेक्शन उड़ीसा से है क्योंकि वो बॉर्न हुए हैं राउरकेला में। सर ये क्या स्टोरी है? राउरकेला में आप पैदा हुए थे? तो मेरे फादर एक्स IPS हैं। ओके। और IPS में वो जब राउरकेला में थे तब मेरा जन्म हुआ जी। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो भुवनेश्वर कटक हम लोग रहे एंड फिर वो दिल्ली चले गए, ग्वालियर पोस्टिंग हुआ, दिल्ली हुआ, शिलोंग हुआ, तो हम लोग दिल्ली में हमारा बेस हो गया, लेकिन मेरा जन्म मेरे पासपोर्ट पे भी राउरकेला का है। क्या बात है। सर राउरकेला में आप घूमे, भुवनेश्वर कटक आए, तो जब उस समय आप घूमते थे बचपन में तो कौन सी जगह अच्छी लगती थी या ऐसी कोई चीज़ आपको याद हो जो आपको फेवरेट लगती थी? मुझे मैं यहाँ भुवनेश्वर में बहुत रहा हूँ, ज़्यादा मेरे को भुवनेश्वर की ज़्यादा यादें हैं। क्योंकि तब तक मैं थोड़ा और बड़ा हो गया था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, आई यूज्ड टू कम बैक, पापा वाज DGP एट दैट टाइम भुवनेश्वर में। तो गोल्फ खेलने जाते थे हम काफ़ी लोगों के साथ में, और पापा और मॉम के बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ, बहुत पुराने। उनका सारा मोरलेस टाइम उड़ीसा में, बिकॉज ऑफ बीइंग उड़ीसा कार्ड। सर हमने सुना कि आप 4 साल की उम्र में ही आपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू कर दिया था, हारमोनिका शायद पहली बार आपने बजाया था। तो 4 साल में ऐसा क्या हुआ, मतलब जब बच्चे बोल भी नहीं पाते थे तो आप इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे थे, इतना कैसे लगाव हो गया था? एक्चुअली पापा यूज्ड टू ऑलवेज प्ले हारमोनिका। तो उनके पॉकेट में ना एक आर्मी, ही इज ऑल्सो एक्स आर्मी, तो जो आर्मी डेज में वॉर में भी थे वो, तो ही यूज्ड टू कैरी अ हारमोनिका इन द पॉकेट। ओके। आपको पता ही है वॉर के टाइम में क्या सिचुएशन, तो वो तो उनको सेना मेडल वगैरह भी मिला हुआ है, वो तो ही वाज इज अ वेटरन लाइक दैट। बट ही यूज्ड टू टेक आउट द हारमोनिका एंड सिट अंडर अ ट्री एंड प्ले हारमोनिका। तो ऐसे ही एक दिन वो है अपना दिल तो आवारा बजा रहे थे हारमोनिका पे, तो मैंने आवाज़ सुनी और मैंने जाके उनसे लिया और वापस बजा दिया 4 साल की उम्र में। क्या बात है। और हारमोनिका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप सीख नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ आपके मुंह के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नोट्स देख सकते हैं, बजा सकते हैं। तो हारमोनिका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ जिसको सीखना हो, अगर इंटरेस्ट हो म्यूज़िक में, अगर आप हारमोनिका दे दें और इफ़ द पर्सन इज़ एबल टू प्ले अ सॉन्ग और इन रिदम इन पिच, दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ और द पर्सन इज़ वेरी गिफ्टेड एंड वो म्यूज़िक की उनको नॉलेज ऑटोमेटिकली है। तो तब चित्रहार आया करता था, बहुत चित्रहार सुनता था मैं, जो गाना बजता था आई यूज्ड टू बी एबल टू प्ले। एंड फिर हर एक बर्थडे पे मेरी एक उनसे डील हुई कि हर एक बर्थडे पे मुझे एक नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो सिलसिला चलता रहा काफ़ी टाइम। ये कितने सालों तक चलता रहा ये हर जन्मदिन पर एक इंस्ट्रूमेंट का सिलसिला? ये सिलसिला चला जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने नहीं गया, जब तक मैं 18 साल का था। ओके। तब तक हर एक बर्थडे पे मुझे इंस्ट्रूमेंट मिलता था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, उसमें वहाँ मैंने और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पिकअप कर लिए। एंड अब मैं जब भी इंटरनेशनली या कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ पिकिंग अप न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। सो सर मोनाश जो सेंटर है म्यूज़िक का, सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है, मेलबॉर्न में है, वहाँ पे सर पढ़े हैं। और सर क्या वहाँ पे पढ़ते हुए आपको जो ये फ्यूजन आप करते हैं, इंडियन वेस्टर्न ये फ्यूजन, वहीं से आपको आया वो इंस्पिरेशन? या आई थिंक इंस्पिरेशन हमेशा से था, क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स भी जो मैं बजाता था बचपन से ही, दे वर ऑल वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। लेकिन हमारा जो परवरिश हुई है वो RD बर्मन साहब, बॉलीवुड, ये सारी चीज़ें भी एक लेवल पे होती हैं। फिर एक टाइम आता है जब आप बोलते हैं नहीं मुझे हिंदी म्यूज़िक नहीं करना, मुझे खाली इंग्लिश म्यूज़िक करना है, मैं बहुत कूल हूँ। तो वो फेज़ भी आया था स्कूल में, तो तब रॉक वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हो गया। लेकिन मेरे इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट मेरे हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ एक ना एक कोई गुरु अटैच्ड है, एंड दैट्स द रीज़न वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। एंड जब मैं ऑस्ट्रेलिया था तो मैंने और इतने इंस्ट्रूमेंट्स पिकअप कर लिए कि आई डिड नॉट वांट टू लूज़ दैट फ्यूजन एलिमेंट। तो वो फ्यूजन डेफिनेटली और बढ़ गया वहाँ जाके। तो जैसे आपने बताया कि पहले हिंदी गाने बोलते हैं, फिर थोड़े इंग्लिश आ जाते हैं, एटीट्यूड होता है, तो उसके बाद अभी राघव किस जगह पे सेटल्ड हैं? मैं एक्चुअली जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था बॉम्बे, तब से ही आई हैव बिन मिक्स्ड इनटू डूइंग
बॉलीवुड म्यूज़िक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में। जैसा रेगुलर तरीके से होता है वैसा मुझे ना मैं करता हूँ, ना मुझे पसंद है। तो इतने सारे म्यूज़िक के बारे में ज्ञान है आपको, जैज़, पॉप, और ऑस्ट्रेलिया जाके तो और भी ज्ञान आपने हासिल कर लिया। तो सारे म्यूज़िक सुनने के बाद आपने सोचा कि बॉलीवुड के साथ मैं फ्यूजन करूँगा। जी। क्यों था कि बॉलीवुड का गाना आपको पसंद आया ज़्यादा सबसे? बॉलीवुड इज़ वेरी वेरी बिग, एंड द हमारे जो ऑडियंस है ना, जिनको हम केटर कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी ऑडियंस है कि इट्स ऑलमोस्ट मतलब कि आप पकड़ लीजिए कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इज़ हियर, एंड यू आर केटरिंग टू सो मेनी पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, बट इंडियंस। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एरिया टू कवर। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड म्यूज़िक कोई छोटा एरिया कवर कर रहा है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। एंड आज की डेट में, या पहले जब से मैं आया हूँ इंडस्ट्री में, एक्सपैंड ही हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कितने लोग अब इंटरनेशनली ऑल्सो देयर इज सो मच यूज ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक इन इंटरनेशनल फिल्म्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो, इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्म। 2003 में आपकी पहली एल्बम आई राघव, उसके बाद 2005 में आप यशराज फिल्म के साथ फिल्म करते हैं अपनी पहली बॉलीवुड की, फिर रुस्तम तक का सफ़र। जी। तो जब आपने पहले जो गाने बनाए थे 2003 में, फिर जब रुस्तम आपने बनाया, तो क्या उस दौरान आपको अपने म्यूज़िक स्टाइल में कुछ चेंजेस नज़र आई? बहुत बहुत चेंजेस। एक्चुअली क्या है कि जब आप इंडस्ट्री एंटर करते हैं, तब मैं एंटर ही कर रहा था 2003 में, तब आपका पूरा विजन होता है म्यूज़िकलिटी को लेके। आपका खाली कंसंट्रेशन होता है कि मैं क्या म्यूज़िक बना रहा हूँ। जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ जाते हैं बॉम्बे में, तो आपको और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डायरेक्टर का विजन क्या है, डायरेक्टर को क्या चाहिए। खाली आप अपने म्यूज़िक पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्या ये गाना चलेगा कि नहीं, डेटा एनालिसिस, फिर किन को गाना पसंद आ रहा है, जो टॉप पीपल हैं। जैसे रुस्तम में अक्षय सर लव्ड द सॉन्ग्स, तो उनको इतना पसंद आया कि फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आई वांट दिस ओनली। तो फिर इट गोज ट्रिकलिंग डाउन द हायरार्की। अब आपको अगर बिग बॉस को पसंद है तो एवरीबडी लाइक्स इट, इट्स लाइक दैट। सो यू हैव टू kind of cater for a lot of things to be able to put a song in a film. It's not easy. किसे है फिकर गलत क्या सही, जो जीता यहाँ है रुस्तम वही। क्या बात सर। अभी जो आपके फैंस बन गए हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, उसमें कोई भी बॉलीवुड गाना फ्यूजन करके बजाते हैं, और 41 इंस्ट्रूमेंट सर प्ले कर सकते हैं। ये जो हायरार्की है वो बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी, लगता है सर के लाइफ में ऐसे। सर हर इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग नोट्स होते हैं, अलग अलग से जानना पड़ता है, तो कभी दिक्कत नहीं हो आपको एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र करने में खुद को? डेफिनेटली होती है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग टाइम और क्या बोलते हैं, डेडिकेशन चाहिए होती है रियाज़ करने के लिए। द गुड थिंग इज़ कि मैं नॉलेज ट्रांसफ़र कर लेता हूँ समहाउ, दैट्स एन इनबिल्ट गॉड गिफ्ट कर लीजिए कि आप एक चीज़ जान गए हैं, आपको एक आइडिया लग गया है क्या करना है, एंड देन यू ट्रांसफ़र दैट नॉलेज एंड यू आर एबल टू गेट, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी जल्दी पहुँच जाता हूँ मैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल हु वांट टू ट्राई एन इंस्ट्रूमेंट। मेरे को समहाउ द अदर मालूम पड़ जाता है क्या करना है। अगर इवन समबडी मुझे बोल दे कुछ, जैसे मैं स्कॉटलैंड गया था तो मैंने बैक पाइप्स देखे, तो मैं बैक पाइप्स लेने के लिए एक स्टोर में गया और मैंने बोला बैक पाइप्स ना। विंड इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होता है ना, दे डोंट लेट यू प्ले दैट इजीली बिकॉज माउथ होता है, तो यू आर नॉट सपोज टू पुट एनीथिंग इन योर माउथ लाइक दैट। तो वो कहते हैं आप खरीद लीजिए। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, दे आर नॉट चीप इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई टोल्ड देम दैट आई कांट स्पेंड सो मच मनी जस्ट टू बाय द इंस्ट्रूमेंट, आई वांट टू ट्राई इट फर्स्ट एंड आई विल बी एबल टू प्ले इट। आप मेरे को बता दीजिए कैसे करना। तो वो मुझे बोलता है कि जी मैं 8 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे से आज तक नहीं बजाया ठीक से, तो आप अभी आए हैं पहली बार ख़रीदने के लिए, आप कैसे बजाएंगे। तो मैंने उसको बताया कि मैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, मैं डिजरीडू भी बजाता हूँ, मैं सर्कुलर ब्रीदिंग जानता हूँ। तो उसने सुना मेरी बात, तो उसने बोला ठीक है मैंने उसको बोला कि अगर मुझे पसंद आया तो मैं ख़रीद लूँगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो उसने किसी तरीके से परमिशन ली और मुझे बता दिया कि बैग में ऐसा एयर भरनी है, ये आपका टूटी है, यू हैव टू स्क्वीज़ द एयर व्हेन यू आर डूइंग सर्कुलर ब्रीदिंग, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक सो दैट वो बंद ना हो आवाज़ आनी। तो मैंने सिखाया उसने मुझे, विद इन अबाउट 2-3 मिनट्स आई अंडरस्टूड व्हाट आई हैड टू डू, आई वाज एबल टू प्ले, एंड वहाँ खड़े खड़े मैंने 4-5 गाने बजा दिए। वो शौक में आ गया, उसने 4-5 और लोगों को बुला लिया, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई कि ये पहली बार आए हैं यहाँ और इंडिया से आए हैं, उन्होंने कभी कुछ बजाया नहीं है और ये बैक पाइप बजाना इनको आ गया अपने आप। तो इस हिसाब से तो उनको बैक पाइप आपको मुफ्त में देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पैसे लिए। मैं तो कोई बात नहीं, दैट्स अ गुड थिंग। म्यूज़िक के लिए मैं कभी
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो नहीं, फिर उनका शक्ल जो है वो देखने लायक होगा उस टाइम पे जब उन्होंने बताया कि आप नहीं बजा सकते और जब आपने बजा दिया। नहीं, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, वो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड शॉक्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे को बड़ा खुशी होती है जब ऐसा कुछ इम्पॉसिबल सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड आई एम एबल टू डू इट। दैट रियली रीइंफोर्सेस कि यस देयर इज डेफिनेटली सम माँ सरस्वती का हाथ है ये 100%। उस टाइम से बोल रहे हैं कि बचपन से होता है, बॉर्न टैलेंट होता है, इनको बॉर्न जीनियस का खिताब भी मिला है, ब्रिलियंट ब्रेन भी कहा जाता है इनको। भाई नेशनल ज्योग्राफिक में जो आया ब्रिलियंट ब्रेन सीरीज, उसमें भी इस सर का नाम था। तो ये ब्रेन में कुछ है, मतलब स्टडी करना पड़ेगा उस ब्रेन में क्या क्या है। तो सर इतनी चीज़ें याद कैसे होती हैं आपको? इसका ये नोटेशन है, उस गाने में ये करना है, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बजाना है। एक बार तो आप वन मैन आर्मी आपने सुना होगा, वन मैन बैंड बन के चले गए थे। ये क्या था वन मैन बैंड? अब इनफैक्ट अब वो ज़्यादा होने लग गया है वन मैन बैंड। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे तो वो मल्टी इंस्ट्रूमेंट शिफ्टिंग जो है एक तरीके का एक थोड़ा सा ट्रेंड सा बन रहा है अब, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट एंड आई लव डूइंग इट बिकॉज वो इतना चैलेंजिंग होता है करना। उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है कि आपको सही टाइम पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है, आपको सही टाइम पे सही नोट बजाना है। और ऑम्बेचर जो होता है ना, फेस के जो मसल्स होते हैं जब आप विंड इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो चेंज होते रहते हैं जी। उनको इट्स नेवर रिकमेंडेड कि आप एज अ सैक्सोफोन प्लेयर यू शुड प्ले द ट्रम्पेट। वो बोलते हैं कि दे आर टू डिफरेंट फैमिलीज, अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आप दोनों में से एक चीज़ आपकी फॉल्टी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे तो सर ने सारी फैमिली को एक ही जगह पे डाल रखा है। सर कैसे आप, मतलब वो लगता है मुझे, वो मेरा बेटा देखता है डोरेमोन देखता है, उसके पॉकेट में सारे रहते हैं, तो लगता है आपके पॉकेट में भी सब कुछ है। जी नहीं, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये कर लेता हूँ और लोगों को आई फील लाइक अ मैजिशियन समटाइम्स व्हेन आई एम चेंजिंग अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई सी पीपल्स फेसेस स्पेशली इन लाइव कॉन्सर्ट्स। क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना, फ़ोन पे देख के उनको लगता है कि ये तो चीटिंग कर रहे हैं जी। जब वो लाइव देखते हैं उसी चीज़ को, तब मुझे उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे बहुत खुशी होती है। दैट आई लिटरली लाइक, जैसे म्यूजिशियन होता है ना कि वो चौंका देता है किसी को, जी। तो वो चौंकने वाली जो स्पेशली बच्चों को देख के मुझे और बहुत खुशी होती है। तो आई रियली एंजॉय इट एंड आई वांट टू कीप डूइंग दिस एज लॉन्ग एज आई कैन। तो वो सिंगर नहीं है, कंपोजर नहीं, वो म्यूजिशियन है। मैजिशियन और म्यूजिशियन, इनमें भी जादू है, म्यूजिक में एक्चुअली जादू है, इसीलिए धूम मीठा रखा है हमने टैग अपना। सो सर आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है और सबसे आसान कौन सा? एक्चुअली सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस स्टेजेस में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं सारे ही। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि जब मैं शुरू कर रहा था तो लोगों को लगता है कि सैक्सोफोन सबसे मुश्किल है, लेकिन मेरे को सबसे मुश्किल पड़ा फ्लूट। इनिशियली मेरे को 3 महीने लग गए खाली फ्लूट में से साउंड निकालने में, बिकॉज वो एक एंगल होता है जी। जिस तरीके से आपको ब्लो करना होता है टू गेट द करेक्ट साउंड, एंड वो इतनी आराम से नहीं आता। एंड वो रिपीटेड प्रैक्टिस इज अ मस्ट, मतलब घंटों घंटों आप लगे रहें, तो वो मुझे मुश्किल हुई थी। बट एक बार जब एडवांस स्टेजेस में आप पहुंच जाते हैं, सैक्सोफोन, एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर ऑल सो कॉम्प्लिकेटेड कि बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए, घंटों घंटों प्रैक्टिस चाहिए। तो आप ये कैसे करते हैं? मैं अब अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं कर पाता बिकॉज बहुत सारे और काम होते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है और बहुत चीज़ें काम ले लेती हैं, मीटिंग्स वगैरह। लेकिन पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था पढ़ने के लिए, तो मैं, मतलब आप समझ लीजिए कि आई वॉज द ओनली स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी हु हैड अ स्पेशल पास ऑफ एनी टाइम एक्सेस टू द यूनिवर्सिटी। कि मेरे को उन्होंने एक पास दिया हुआ था जैसे लेक्चरर्स को मिलता है कि आपको जब आना है आप आ सकते हैं। बिकॉज मैं इतनी प्रैक्टिस करता था कि मैं रात को 3 बजे उठ के भी पहुंच जाता था और कंटिन्यूसली आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 8, 9 आवर्स। कई बार ऐसा हुआ है बिकॉज विंड इंस्ट्रूमेंट्स है ना, तो आपका एयर काफ़ी यूज़ होता है, तो एयर यूज़ होता है तो आपको बहुत डिजीनेस होती है जी। जब आप बार बार ब्लो करते रहेंगे तो आपको डिजीनेस होता है। तो 3-4 बार तो मैं फेंट हो चुका हूँ बजाते बजाते। फिर काफ़ी जगहों से ब्लड आता है क्योंकि आप इतना आपका फ्रिक्शन होता है तो यही कट जाता है पूरा, टंग से हो जाता है इशू। तो बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। जैसे गिटार में क्या होता है, आप गिटार बजाना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ उंगलियों में दर्द होना लग जाएगा, आप बजाना बंद कर देंगे। तो अब हमें नहीं होता क्योंकि इतना बजा चुके हैं कि पूरी फिंगर्स का टिप्स जो है पूरे डेड हो गए जी। तो सेम चीज़ माउथ के साथ हुई है, वही मसल ट्रेन हो के इतनी लंग पावर बन जाती है आफ्टर अ पीरियड, बट इंसेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग हैज़ टू बी डन। तो मैंने जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं कि मैं किसी भी तरीके से कुछ भी एक भी दिन छोड़ दूँ। सो सारी ट्रेनिंग आपने कर ली और आज राघव सचार वो हैं जो हम उन्हें देखते हैं, जैसे हम उन्हें पसंद करते हैं। आपने शंकर एहसान लॉय, AR रहमान, इन सब के साथ भी काम किया है, सलीम सुलेमान के। तो कौन सी जोड़ी या कौन से कंपोजर आपको सबसे चैलेंजिंग लगे, जिनके साथ काम करना एक्चुअली चैलेंजिंग था? सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सबसे ज़्यादा मुझे आनंद आता है रहमान साहब के साथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि रहमान साहब इज़
वन सुपर जीनियस पर्सन, एंड उनकी जस्ट प्रेजेंस में और ऑरा में ही इतना सीखने को मिल जाता है. तो ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, ही विल रिमेन माई ऑल टाइम फेवरेट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. बट शंकर इज़ phenomenally talented. सलीम इज़ सो टैलेंटेड, सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन. सलीम भी मतलब इंस्पिरेशन है वो. तो ये सारे मेरे दोस्त हैं, और सबके साथ ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई बजाने में, कोई कुछ ऐसी चीज़, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है, बहुत मज़ा आता है. जैसे आपने जब शुरुआत की थी तो पुराने दौर के कलाकार थे, तो उनमें से कौन आपको ज़्यादा पसंद है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? आर.डी. बर्मन साहब बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक इंस्पायर किया. किशोर दा, रफ़ी साहब सिंगिंग में. तो दीज आर द 3 मेन इंस्पिरेशंस आउट ऑफ दैट एंटायर इरा. ऐसा कभी हुआ है कि जो होता है कहीं पे आप अटक जाते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है ना, कभी कभी अटक जाता है? जी, बहुत बार होता है. तो उससे आप कैसे बाहर निकलते हो? हाउ डू यू ओवरकम? मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी जब एक मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, कभी आप कंपोज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू गेट डाउन टू सम काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट. एंड वो मेडिटेटिव स्टेट कुछ भी तरीके की हो सकती है. इट कुड बी, जैसे मेरे को स्विमिंग बहुत पसंद है जी. तो जब मैं एक फिल्म थी 1 2 3, उसका मैं गाना बना रहा था, और उसमें मेरे को लिरिक्स मिले थे 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है. मतलब लिरिक्स पढ़े, मैंने यार क्या ही बनाऊँ मैं इस पर. गाना सुना मैंने, मतलब क्या बनाऊँ, कुछ कैची होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है. और कुछ क्लासी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी ऐसे ही बना दिया. तो मज़ा नहीं आ रहा था. बहुत टाइम वेट किया, तो फिर मैं चला गया स्विमिंग, और मैं अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा हूँ प्रॉपर. आई एम डूइंग माई लैप्स एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक क्या करना चाहिए. एक वो रिदम के अंदर मेरे को एक मेलोडी आई दिमाग में, एंड मैंने इमीडिएटली बाहर निकल के वो मेलोडी रिकॉर्ड कर ली अपने फ़ोन पे. बाहर घर जाके देन आई वाज एबल टू इमीडिएटली कैरी ऑन. तो मेंटल ब्लॉक्स डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उनको ब्रेक करने के लिए ये नहीं है तरीका कि आप छोड़ दें और वापस उसको रिविजिट करें. तरीका है टू गो इनटू समथिंग एल्स दैट यू एंजॉय, बिकॉज वो ही चीज़ आपको ऑक्सीजन देगी, आपका माइंड क्लियर करेगी, आपको कुछ ऐसा आपकी बॉडी में कर देगी कि वो मेंटल ब्लॉक हट जाए. अगर आपको 1 महीने के लिए अकेला कहीं पे छोड़ दिया जाए तो आप अपने साथ क्या रखेंगे? सब इंस्ट्रूमेंट्स वाइज? हाँ जी. Instruments wise, saxophone definitely I need it. Flute also I would love to have. One percussion instrument I would love to have. So that and अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हारमोनिका भी ले जाएंगे साथ में. अगर फैमिली में से कोई एक को रखना हो तो? फैमिली में से किसी एक को रखना हो तो मेरा बेटा कियान. वो भी आपकी तरह है? वो भी बहुत मेरी तरह है. इनफैक्ट ही इज लर्निंग ड्रम्स. ही प्लेज वेरी वेल. ही इज 8 years old. So you were also awarded the best drummer, I think, from Pepsi. I was, yeah. I was. आपने अच्छी रिसर्च करी है. जी करना पड़ता है, आपने जैसे कहा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेरे जॉब में ये मेहनत है मेरी. जी नहीं, मैं बच्चा था तब मैंने बहुत ड्रम्स बजाया है जी. एंड आई यूज्ड टू डू 2 hands, लाइक एक हाथ से हारमोनिका, एक हाथ से ड्रम्स. मतलब आप वीरू सहस्त्रबुद्धि वायरस हैं और 2 हाथों से लिखने वाले. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज आपके सारे लिम्स यूज हो रहे हैं, और उसमें भी मैंने इस तरीके का एक एट दैट टाइम ऑल्सो वो एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अंदर का जागा हुआ था. तो मैं आई थिंक 11 साल का होऊंगा या 10 साल का होऊंगा. तो तब से ये मैंने बहुत अवार्ड्स लिए स्कूल टाइम में, ये सारी चीज़ें कर करके. तो आई वुड लाइक, कियान इज़ लर्निंग ड्रम्स, ही इज़ ऑल्सो लर्निंग प्रोडक्शन. ओके. तो अभी आजकल बच्चों का आप जानते हैं स्क्रीन टाइम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो आई सॉ हिम डूइंग सो मच स्क्रीन टाइम. आई सेड देखो स्क्रीन टाइम तो देखो मैं बंद नहीं कर सकता, but I can give you interest in something that makes sense for screen time. Right. Instead of watching something useless, you start production. तो उसको मैंने लैपटॉप ले दिया, और उतने बच्चे खुश हो जाते हैं कि लैपटॉप हाथ में आ गया, सब कुछ हो गया. मेरा साउंड कार्ड चाहिए, मेरे को माइक चाहिए, मेरे को. तो अब मेरे साथ वो प्रोडक्शन सीख रहा है और ड्रम्स बजाता है, एंड ही इज़ गेटिंग वेरी गुड एट इट. सो आपके पास मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों इन्हें वो बॉर्न जीनियस का खिताब मिला था. देखिए जो करते थे, अभी देखिए बातों में पेरेंटहुड की एक टिप भी दे दी इन्होंने कि बच्चों का स्क्रीन टाइम आप कम नहीं कर सकते, लेकिन उनको किसी और चीज़ में एंगेज करवा के आप वो स्क्रीन टाइम कम करवा सकते हैं. थैंक यू सर. जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो खुश होंगे. सर आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसको आप जब भी बैठे हो आ जाता है मुंह में गुनगुना? क्योंकि म्यूजिशियन का होता है एक पर्टिकुलर ट्यून होता है जिसको आ जाता है कभी कभी मुँह में. एज सच फ्रैंकली इतने इंस्पिरेशंस हैं, इतने गाने हैं कि मेरे को आई कांट पिन पॉइंट वन पर्टिकुलर सॉन्ग. बट सारा कुछ मूड पे डिपेंडेंट है, उस वक्त आप कहाँ बैठे हैं, क्या है. तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जब मैं स्टूडियो में नहीं और काम नहीं कर रहा हूँ
तो मेरे पास म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। ओके मेरी गाड़ी में भी कभी म्यूज़िक नहीं चलता, ओके और ना मैं हेडफोन्स पहन के म्यूज़िक सुनता हूँ। अगर मुझे कुछ ज़रूरत है, कुछ चेक करना है, कुछ मिक्स सुनना है, वो अलग बात, बट अदरवाइज आई नीड अ ब्रेक बिकॉज आई एम 24 आवर्स इनटू इट। तो अगर मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दूंगा तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, और बैलेंस इज एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इन लाइफ। तो जब काम करते हैं पूरे काम में रहते हैं और ब्रेक में ब्रेक लेते हैं जी। लेकिन अगर कभी आपको बोला जाए कि अभी मूड रोमांटिक है तो वो कौन सा गाना होगा? एक बहुत पुराना गाना है रफ़ी साहब का, हम और तुम और ये समा। ओके क्या बात है, बहुत पुराना गाना हम और तुम और ये समा। है जी। और अगर आप गुस्से में हैं? गुस्से में तो म्यूज़िक क्यों करूँगा मैं गुस्से में? अच्छा ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हैं? बहुत खुश हैं तो समथिंग वेरी जॉली, ये मस्ती के नज़ारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। किशोर दा जी, आप गाना गाते हैं, बजाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं, जी। सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? मतलब आप अगर उसमें खो जाएं तो खो जाते हैं। एक्चुअली ये आई एम अगेन वेरी हैप्पी दैट आई हैव पुट माई सेल्फ इन टू सो मेनी थिंग्स। आप किसी भी ऐसी चीज़ से ऐसी इतना प्रोसेस है ना इसके बीच में कि अगर आप गाना बनाना शुरू करें तो आप पहले लिरिक्स लिख रहे हैं या मेलोडी बन रही है, फिर आप एक लिरिसिस्ट बन जाते हैं, तो यू आर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स। फिर आप एक कंपोजर बनते हैं, फिर आप एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनते हैं, फिर आप एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनते हैं, फिर आप एक सिंगर बनते हैं, पूरा प्रोडक्शन बनाते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं। तो एक वो जो पूरी जर्नी है ना, मुझे वो पूरी जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत पसंद है। तो और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मैं कॉम्पोजिशन में खो जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं अरेंजमेंट में खो जाता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं, बाकी चीज़ें ऑल ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाती हैं। और आप सबके लिए एक बता दूं बात कि सर जैसे पहले सर ने बताया कि वो राउरकेला में पैदा हुए थे, उड़ीसा में पैदा हुए थे। सर को उड़िया समझ में भी आती है, उनके घर में फ़िलहाल फैमिली मेम्बर्स भी उड़िया में बात करते हैं, लेकिन ये घर से बहुत बार बाहर घूम रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे, तो इसीलिए उड़िया समझ जाते हैं। हाँ जी, काफी आज आज कौन कौन खाई सर? मी खायछंती पोखाड़ा, पोखाल, पोखाल, आई लाइक पोखाल। ओके। हमारे घर में पोखाल बनता है बहुत, मेरी मदर बनाती हैं, बिकॉज यहाँ इतने साल रही हैं, तो ये पोखाल भात हमारा वन ऑफ द फेवरेट है। दालमा चावल हमारा फेवरेट है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। आज मैंने यहाँ पे आके इनसे ही पूछा कि आप मेरे को पोखाल, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वेदर ऐसा है, आपको ठंड लग जाएगी। क्या बात है, तो मत खाइए। वेरी गुड एडवाइस, एंड आई ऑल्सो रियलाइज, पहले वो मुझे बोलना नहीं चाह रहा था कि क्या है, क्योंकि आप पोखाल खाना चाहते हैं, तो बाहर देखा उसने, मैंने बोला वेदर की वजह से बोल रहे हो? कहते हैं हम लोग, मुझे मालूम है। तो हम लोग अभी गर्मी में हमने पिछले 3 संडेज लगातार पोखाल भात खाया। क्या बात है, और बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उड़िया खाना। सर ओडिशार को कथा आपन को बेसी भल लगे? कौन सी जगह आपके पूछ रहे हैं? कौन सी बात? लोग अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। आप देखिए कितने अच्छे हैं। जी देखिए, वो प्यार था, इसीलिए तो उसने बता दिया कि देखिए मौसम नहीं है पखाल खाने का। जी नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे एक्चुअली ना उड़िया लोगों के साथ ऐसे संबंध हैं, बिकॉज हम लोग इतने रह चुके हैं यहाँ, और इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं हमारे उड़िया फैमिलीज़, पापा की वजह से, मॉम की वजह से, कि हम बड़े ही उड़िया फैमिलीज़ के बीच में हुए हैं। तो मुझे उड़ीसा में आके और उड़िया लोगों से मिलके, या हमारे कभी बॉम्बे में कोई गार्ड होता है, कोई होता है उड़िया होता है, तो हम लोग उनको बता देते हैं कि बुझीपारिबो। सर आमे भी आपनकर गीत टिके बुझिया को चाहूछु, तो जदी गोटे ओडिया गीत केबे आम पई भी आम ऑडियंस को आपण जदी तैयारी करते बढ़िया होता। आई वुड हैव लव टू। मुझे आता नहीं है उड़िया गाना, लेकिन अगर आता होता तो मैं ज़रूर आपको, मैं प्रिपेयर करके आता है। देखिए कितने, और उड़िया गाना बनेगा, राघव जी बनाएंगे ज़रूर। लेकिन सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, so much, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आते रहिए, और दोबारा कभी मौका मिले तो 104 के स्टूडियो में बुलाऊंगा जरूर सर, ज़रूर आएंगे। सर लास्टली आप जो उड़ीसा के व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? Thank you so much for all your love. I keep getting amazing comments and messages on Instagram. Instagram एक इतनी अच्छी चीज़ हुई है सब लोगों के साथ कि हमें इंस्टेंटली मालूम पड़ जाता है कि किसको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। एंड मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आते हैं आप लोगों से, सबसे, उड़ीसा से भी, ऑफ उड़िया सॉन्ग्स। तो डेफिनेटली जल्द ही आगे जाके एक नया सेगमेंट मैं शुरू करने वाला हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी द रीजनल सेगमेंट। ओके। जिसमें मराठी, उड़िया, बंगाली, हर एक
जगह के स्टेट का कोई फेवरेट अच्छा बड़ा गाना किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट पे डेफिनेटली होगा। एंड अगर मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में सर हेल्प कर देंगे तो मैं सर ऑलवेज रेडी, गा भी पाऊंगा। ऑलवेज रेडी सर। थैंक यू वेरी मच Thank सर, you so much. आपके साथ बातें करते बहुत अच्छा लगा। My pleasure. तो ये थे राघव सचार, द बॉर्न जीनियस, द ब्रिलियंट ब्रेन, और क्या क्या खिताब मिले हैं क्या कहूँ भाई, इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है मैं जिनसे मिला हूँ उनमें से यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्योंकि इतने इंस्ट्रूमेंट्स को याद रखना, दोनों हाथों से इंस्ट्रूमेंट प्ले करना तारीफ के काबिल है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 104 FM, धूम मीठा।